वेलकम बैक टू माय चैनल कानूनी सलाह बाय एडवोकेट अपर्णा। आज हम किराएदारी बनाने से पहले जो हमको सावधानियां रखनी चाहिए उस विषय में बात करेंगे कि हमें कोई भी चीज़ संपत्ति किराए पर लेने या देने से पूर्व क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमें आगे चलकर किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप जिस भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति किराए पर दे रहे हैं या आप जिस भी व्यक्ति से संपत्ति किराए पर ले रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। यदि आपने अपनी संपत्ति किसी को किराए पर दी है तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन करें और उनके सारे डॉक्यूमेंट आप जांच लें और आप जिससे भी संपत्ति किराए पर ले रहे हैं उनका भी व्यवहार आस पड़ोस के लोगों से पता कर लें कि उनका व्यवहार कैसा है। और उसके बाद में बात आती है कि आप दोनों के बीच में क्या शर्तें निश्चित हुई है। जो भी शर्तें किराए की संपत्ति को लेकर के निश्चित हुई हैं कि आपने ये संपत्ति कितने दिनों के लिए किराए पर ली है, इसका क्या मासिक या सालाना भुगतान करेंगे, भुगतान का तरीका क्या होगा, ऑनलाइन होगा या कैश होगा, या ये संपत्ति आपने किस उद्देश्य के लिए ली है, रेजिडेंशियल है या औद्योगिक है, इन सब बातों का विवरण आप कि एक लिखित स्टाम्प पर कर लें। ये लिखित स्टाम्प इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोर्ट में अगर कोई कार्यवाही होती है या कोई भी मामला आपका फंसता है तो उसके लिए कोर्ट हमेशा रिकॉर्ड पर ही ध्यान देती है, कभी भी कोर्ट मौखिक बातों पर ध्यान नहीं देती है। ये लिखित बनाने के लिए आपको स्टाम्प ड्यूटी पर ये लिखित करवानी होगी और ये एग्रीमेंट पूरा लिखा जाएगा। इसमें आपके बीच की जो भी शर्तें हैं वह सब लिखी जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया कि आप किस संपत्ति को किराए पर दे रहे हैं, ले रहे हैं, उस संपत्ति का पूरा विवरण डालें और कितने साल के लिए, कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए ले रहे हैं ये भी आपको उसमें डालना ज़रूरी है क्योंकि यह मर्यादा अधिनियम के अंदर ये बहुत आवश्यक चीज़ है कि आपने ये संपत्ति कितने दिन, महीने, साल के लिए किराए पर ली थी या दी थी। यदि आप इसमें लिमिट नहीं डालेंगे तो ये बात आप दोनों पक्षकारों के विरुद्ध जा सकती है। कोई भी इस बात का लाभ उठा सकता है। जैसे किराएदार को मकान मालिक बीच में ही अगर संपत्ति खाली करवा दे तो किराएदार ये सिद्ध नहीं कर पाएगा कि ये संपत्ति तो 3 साल के लिए थी या 5 साल के लिए थी। इसलिए ये चीज़ आप अवश्य रूप से उसमें डालें। इसके अलावा जो भी आपने मासिक किराया निश्चित करा है वह आप अक्षरों में तो लिखें ही, साथ ही शब्दों में भी लिखें क्योंकि यदि आपने 10,000 रुपये महीने पर अगर कोई संपत्ति किराए पर ली है तो अगर आपने सिर्फ अक्षरों में लिखा और उसके आगे सिर्फ एक जीरो बढ़ा दिया तो ये संपत्ति सीधा 1,00,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर साबित हो जाएगी। इसलिए आप जब भी अपने एग्रीमेंट में मासिक किराए का निर्धारण लिखें तो वह मासिक किराया अक्षरों में भी लिखें और शब्दों में भी लिखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा ये संपत्ति जब भी आप किराए पर लें तो उसकी स्थिति भी आप भली प्रकार से जांच लें कि ये जो किराएशुदा संपत्ति है ये बिल्कुल ठीक है, अपनी किस अवस्था में है। जिस भी अवस्था में है आप उसका विवरण उस एग्रीमेंट में अवश्य रूप से डाल दें। एग्रीमेंट में आपके नियमों में स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है कि आप एग्रीमेंट बनाएं तो स्टाम्प ड्यूटी पर ही बनाएं और पूरी तरीके से अपने हस्ताक्षर करने से पहले उस एग्रीमेंट की सारी शर्तें पढ़ लें। आप किराएदार हैं या मकान मालिक हैं, जो भी उस एग्रीमेंट पर साइन कर रहा है वह उस एग्रीमेंट को साइन करने से पूर्व उसको भली प्रकार से पढ़ ले क्योंकि ऐसा ना हो कि उसमें कोई भी बात आपके खिलाफ लिखी हो और आप बिना पढ़े ही जल्दबाजी में उस पर साइन कर दें या विश्वास में आकर उस पर साइन कर दें और वही बात आगे चल के आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। इसलिए जब भी आप किसी भी दस्तावेज पर साइन करें उसे भली प्रकार से पढ़कर ही साइन करें। इसके अलावा भी आप दोनों पक्षकारों की तरफ से उसमें गवाहों के हस्ताक्षर होना भी बहुत आवश्यक है, तो दोनों पक्षकारों के गवाहों के हस्ताक्षर भी अवश्य करवाएं। और इसमें ये बात भी है कि यदि आप किराए का भुगतान ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास डिजिटल रूप से इसके अंदर दस्तावेज आ जाता है कि आपने मासिक भुगतान किया है या आपको मासिक भुगतान मिला है। लेकिन अगर आप कैश में ये मासिक भुगतान ले रहे हैं किराए का तो आप इसके लिए एक किराया चिट्ठी जरूर निर्माण कर लें दोनों पक्षकार अपने बीच में। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आप लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वह नियत समय पर हुआ है और जो भी देय रकम है वह पूरी दी गई है। तो ये था
किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले किराएदारी एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट के बारे में वीडियो, और इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा कि हम किस प्रकार से रेंट कंट्रोल एक्ट में अपनी कार्यवाही कर सकते हैं और उसके क्या क्या प्रक्रम होते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। पहला, हमें किराएदारी बनाने से पूर्व या किराएदारी का एग्रीमेंट लिखने से पूर्व किस प्रकार से सावधानियां रखनी है जो हमें आगे आने वाली परेशानियों से बचा सके, और दूसरा वीडियो इस बारे में है कि हमें किराएदारी के को ख़त्म करने या अपनी किराएदारी को बरकरार रखवाने के लिए किस प्रकार से कार्यवाही करनी होती है, किस प्रकार से नोटिस देना होता है, किस प्रकार से फाइलें प्रस्तुत करनी होती है, कहाँ प्रस्तुत करनी होती है, इन सब के विषय में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो के दूसरे पार्ट को भी ज़रूर देखें और अपनी आने वाली सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपके शेयर्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो इसी के साथ आपको थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। बाय बाय।